हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है आप सभी के डियर स्टूडेंट्स। नवदीप सर की फिजिक्स की क्लास में आप सभी का स्वागत है प्यारे बच्चों। तो देखिए प्यारे बच्चों, अपने कल स्टार्ट किया था कि जो एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं जो इस बार बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम होंगे, सेमेस्टर वाइज कर दिए जो बीएससी को। तो उसमें क्या है, जो फर्स्ट सेमेस्टर में एमसीक्यू क्वेश्चन आएंगे तो उन्हीं क्वेश्चंस को अपने करने जा रहे हैं जो पेपर के लिए आपके इम्पोर्टेंट है। तो कल 15 क्वेश्चन कर लिए थे, 15 क्वेश्चन आज और करेंगे। कल वाले थोड़े लेंथी क्वेश्चन थे, कैलकुलेशन वाले थे। आज वाले क्वेश्चन है वो ज़्यादा थ्योरी बेस्ड है, ठीक है, क्योंकि टॉपिक ये वाला थ्योरी बेस्ड है। कोई एक दो न्यूमेरिकल हैं इसमें भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो एक नई एनर्जी के साथ। तो देखिए प्यारे बच्चों, आपके पास 16 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए 16 क्वेश्चन। कि एक एम द्रव्यमान का कण किसी बल के प्रभाव में गति कर रहा है जिसका स्थिति सदिश आपको दिया हुआ है। कण का संवेग और उस पर लगने वाला बल का मान होगा। द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पार्टिकल विच इज डूइंग मोशन अंडर ए फोर्स इज, उसका पोजीशन वेक्टर आपको गिवन है। जो पोजीशन वेक्टर है पार्टिकल का, तो आपको मोमेंटम और फोर्स इस पर निकालना है। तो लेकिन जो ऑप्शंस दिए हुए हैं ना यहाँ पर ये वाले, इसमें आपको ओनली फोर्स दिया हुआ है। क्या गिवन है? फोर्स। तो क्या है कि फोर्स मैं निकाल के बता देता हूँ, मोमेंटम आप खुद कैलकुलेट कर लेना। तो देखिए यहाँ पर जो आपके पास मैं एक साफ पेज ले लेता हूँ, इस पर अपने करते हैं। आपको पोजीशन वेक्टर यहाँ पर गिवन है, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए और यहाँ पर साइन ओमेगा टी आई कैप, ठीक है, ए साइन ओमेगा टी आई कैप प्लस बी कोस ओमेगा टी और जे कैप, ये आपको गिवन है पोजीशन वेक्टर, ठीक है। और अब आपको फोर्स कैलकुलेट करना है। तो फोर्स कैसे निकालेंगे? इससे वेलोसिटी से एक्सेलरेशन और एक्सेलरेशन से फोर्स। तो इससे वेलोसिटी निकालने के लिए अपने इसका क्या कर देते हैं, डिफरेंशिएशन कर देते हैं। तो ये हो जाएगा ए ओमेगा कोस ओमेगा टी आई कैप, क्योंकि देखो साइन का कोस ओमेगा टी और ओमेगा टी का ओमेगा, वो ओमेगा मैंने पहले लिख दिया। और प्लस में प्लस नहीं, यहाँ पर माइनस आएगा, क्योंकि कोस का होता है माइनस साइन ओमेगा टी और ओमेगा टी का ओमेगा। तो माइनस बी ओमेगा साइन ओमेगा टी और जे कैप, ठीक है। ये यहाँ पर वेलोसिटी आ गई। अब इसका दोबारा क्या कर दो आप, डिफरेंशिएशन एक बार और कर दो। तो ये जो आ जाएगा, ये यहाँ पर एक्सेलरेशन आ जाएगा, ठीक है। तो ये आएगा माइनस कोस ओमेगा टी का साइन ओमेगा टी माइनस का, और ओमेगा टी का दोबारा ओमेगा, तो ये बनेगा माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी, ठीक है। और साइन ओमेगा टी का डायरेक्ट क्या होता है, कोस ओमेगा टी होता है, और ओमेगा टी का ओमेगा, तो ये बन जाएगा बी ओमेगा स्क्वायर कोस ओमेगा टी जे कैप, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास एक्सेलरेशन। और इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, डी स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर, यहाँ से कॉमन ले लूँ तो जो अंदर बचेगा वो बचेगा, देखो ए साइन ओमेगा टी, और प्लस में क्या बच जाएगा यहाँ पर आई कैप और बी कोस ओमेगा टी, और साथ में यहाँ पर बच जाएगा जे कैप, जो कि आप देखो स्टार्टिंग वाला आर वेक्टर बन रहा है। क्या बन रहा है यहाँ पर? आर वेक्टर। तो जो एक्सेलरेशन आ जाएगा यहाँ पर, वो एक्सेलरेशन मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ, क्या लिखूंगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर आर वेक्टर, ठीक है। ये बन रहा है। अब आपको पता है फोर्स जो होता है वो होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। अब वेक्टर फॉर्म ले रहे हो तो वेक्टर फॉर्म में लिख दो। तो फोर्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस एम ओमेगा स्क्वायर आर वेक्टर, ठीक है। तो आप देखो इसमें से कौन सा ऑप्शन आपके पास आ रहा है। तो जो ऑप्शन नंबर सी है यहाँ पर, वो आपका क्या आ रहा है, करेक्ट आंसर आ रहा है। तो जो इसका सही आंसर होगा वो क्या आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अब देखो आपको मोमेंटम निकालना है। तो मोमेंटम के लिए आपको पता है एफ इज इक्वल टू डी पी अपॉन डी टी, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से। और पी यहाँ से अगर आप कैलकुलेट करोगे तो वो इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी टी आ जाएगा। क्या आ जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी टी आपका आ जाएगा। तो यहाँ पर एफ की वैल्यू आप लिख लेना, आर की वैल्यू दोबारा पुट करके, और आप पी की वैल्यू यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हो। लेकिन अपने को जो क्वेश्चन में दिया हुआ था वो ओनली फोर्स की वैल्यू ही अपने को कैलकुलेट करनी थी, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपके पास 17th क्वेश्चन कि निर्देश तंत्र में ए कण प्लस एक्स अक्ष के अनुदिश गति कर रहा है, नियत कोणीय वेग ओमेगा से घूर्णित निर्देश तंत्र के सापेक्ष कण का पथ होगा जब दोनों निर्देश तंत्रों के मूल बिंदु
एक जेड अक्ष पर संपाती हैं। ये पार्टिकल इज मूविंग अलोंग प्लस एक्स डायरेक्शन इन ए फ्रेम ऑफ रेफरेंस। एफ ओ आर का मतलब यहाँ पर है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। व्हाट इज द पाथ ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू another frame of reference who is rotating with omega angular velocity, z axis and origin is same for both frames। यानी कि आपको दो फ्रेम गिवन है यहाँ पर, ठीक है। एक फ्रेम ये मान लो ये वाला फ्रेम है, और एक कह रहा है कि दूसरा फ्रेम है कि मान लो इसका ये वाला z है, ये वाला y है, और ये वाला मान लो x एक्सिस है, और दूसरा जो फ्रेम है उसका z डैश और जो ये वाला ओरिजिन है, कहता है ये वाला ओरिजिन दोनों का सेम है o और o डैश, और ये क्या कर रहा है, रोटेशन कर रहा है जो दूसरा फ्रेम है यहाँ पर, ठीक है, रोटेशन कर रहा है। आप इसको y डैश मान सकते हो और इसको x डैश मान सकते हो, क्योंकि z डैश तो यहाँ पर क्या है, सेम ही है, z डैश यहाँ पर क्या है, सेम है दोनों के लिए। तो अब ये कह रहा है कि एक पार्टिकल है वो क्या है, प्लस x डायरेक्शन में वो मूव कर रहा है, प्लस x डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए मान लो एक s और एक s डैश है, s डैश वाला यहाँ पर क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। अब इसमें क्या कह रहा है कि s के रिस्पेक्ट एक पार्टिकल प्लस x डायरेक्शन में मूव कर रहा है स्ट्रेट लाइन में, ठीक है। तो अब जो रोटेट कर रहा है उसके रिस्पेक्ट ये वाला जो पार्टिकल है उसको कैसा दिखेगा, अगर मान लो s डैश फ्रेम में कोई आदमी बैठा हुआ है तो उसको वो वाला पार्टिकल कैसा मूव होता हुआ दिखेगा, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन, सॉरी इंग्लिश मीडियम वाले ऑप्शन लिखने में भूल गया, लेकिन आपको बता देता हूं कि फर्स्ट ए ऑप्शन है वृत्ताकार पथ होगा जिसकी त्रिज्या में लगातार वृद्धि होगी, सर्कुलर पाथ हुज रेडियस इज इंक्रीजिंग, ठीक है। सेकंड है वृत्ताकार पथ होगा जिसकी त्रिज्या लगातार कमी हो, सर्कुलर पाथ हुज रेडियस इज डिक्रीजिंग। थर्ड है वृत्ताकार पथ त्रिज्या के समानुपाती होगा, यानी कि जो सर्कुलर पाथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस, या फिर नन ऑफ अबव। तो यहाँ पर क्या होगा, आपको याद रखना पड़ेगा कि जब वो मूव कर रहा है पार्टिकल तो मतलब कि उसकी एक्स डायरेक्शन में वैल्यू बढ़ रही है, वैल्यू बढ़ रही है तो दूसरा फ्रेम रोटेट कर रहा है, तो अब उसको पार्टिकल रोटेट करता हुआ तो दिखेगा, लेकिन जब वो मूव कर रहा है तो उसकी रेडियस उसको लगातार क्या होती दिखेगी, इंक्रीज होती हुई दिखेगी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल करेक्ट होगा। और आपको अगर नहीं पता सर कैसे हुआ या और, तो आप डायरेक्टली याद रख लो कि अगर एक फ्रेम में एक डायरेक्शन में पार्टिकल जा रहा हो और एक रोटेटिंग फ्रेम से उस पार्टिकल को देखें तो अपने को वो पार्टिकल कैसा दिखेगा कि उसका पाथ सर्कुलर दिखेगा, क्योंकि अपने खुद रोटेट हो रहे हैं, वो पार्टिकल चाहे सीधा जा रहा है लेकिन खुद रोटेट हो रहे हैं, तो पार्टिकल अपने रिस्पेक्ट कैसा अपने को रोटेट होता हुआ दिखेगा। तो वृत्ताकार पथ होगा मतलब सर्कुलर पाथ होगा, और उसकी रेडियस लगातार क्या होगी, वृद्धि होगी। अब इसने यहाँ पर ये कह रहा है कि पार्टिकल लगातार गति कर रहा है, यानी पार्टिकल मोशन में है, पार्टिकल क्या है, मोशन में है। अगर क्या हो, पार्टिकल आपका रुका हुआ हो एक जगह पर तो वो अलग केस आ जाता है, लेकिन यहाँ पर मोशन में है, मोशन में है तो आपको जो रेडियस है वो लगातार क्या होगी, इंक्रीज होती हुई दिखेगी, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो 18 नंबर क्वेश्चन, 18 और 19 क्या गिवन है, जड़त्वीय निर्देश फ्रेम में न्यूटन के नियम वैध होते हैं, इन एन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस न्यूटन्स लॉज आर वैलिड। यानी कौन कौन से लॉज हैं वो वैलिड होते हैं एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस जड़त्वीय निर्देश तंत्र में। तो ये आपने पढ़ा ही हुआ है कि न्यूटन के सारे लॉ क्या होते हैं जो जड़त्वीय निर्देश तंत्र उसमें वैध होते हैं। तो इसका डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही ऑप्शन आ जाएगा। समझ आई बात, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, अजड़त्वीय निर्देश फ्रेम किस प्रकार से गति करते हैं, कि द मोशन ऑफ नॉन इनर्शियल फ्रेम्स इज, नॉन इनर्शियल जो फ्रेम होते हैं उनकी मोशन किस टाइप की होती है, इसके कहने का मतलब है, ठीक है। तो कैसी होती है, घूर्णन गति, लोटनी गति, किसी के सापेक्ष गति, या इनमें से कोई नहीं। रोलिंग मोशन, सॉरी रोटेशनल मोशन, रोलिंग मोशन, रिलेटिव मोशन, या फिर नन ऑफ दी अबव। तो देखो अजड़त्वीय निर्देश तंत्र यानी कि जो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होते हैं उसमें आपको पता है एक फ्रेम तो होता है वो क्या होता है, स्टेबल होता है, और दूसरा रोटेट कर रहा होता है। क्या कर रहा होता है, रोटेट कर रहा होता है। तो जो यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा वो रोटेशनल मोशन यानी कि घूर्णन गति आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही ऑप्शन। लोटनी तो क्या होता है, लुढ़कता है, मतलब कि रोल करता है, ठीक है। तो रोटेशनल मोशन आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपका 20 नंबर, ये भी इसी पर बेस्ड है कि पृथ्वी किस प्रकार का निर्देश तंत्र है।
अर्थ इज द फ्रेम ऑफ रेफरेंस, अर्थ इज ए फ्रेम ऑफ रेफरेंस। कौन सा है फ्रेम ऑफ रेफरेंस अर्थ? इनर्शियल, नॉन इनर्शियल, एक्सेलरेटेड या नॉन रोटेशनल। तो एक चीज आपने, जब मैंने कोरियोलिस फोर्स वाला टॉपिक पढ़ाया था तो तब अर्थ के बारे में बताया था, रोटेशन ऑफ अर्थ, उस पर एक आधी वीडियो मैंने रोटेशन ऑफ अर्थ के बारे में ही बताई थी। ठीक है, तो अर्थ क्या है? रोटेट कर रहा है। और अभी पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया कि नॉन इनर्शियल फ्रेम कैसे होते हैं, जो रोटेटिंग मोशन कर रहे होते हैं। ठीक है, तो जो अर्थ है वो अपने क्या है, नॉन, यहां पर सॉरी अर्थ अपने पास क्या आ जाएगा, नॉन इनर्शियल फ्रेम यहां पर आ जाएगा। ठीक है, अर्थ कैसा फ्रेम आ जाएगा आपके पास? नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस आ जाएगा, क्योंकि अर्थ क्या करती है, हर टाइम रोटेट करती है। तो ए जड़त भी है, यहाँ पर इसका क्या आ जाएगा, सही आंसर आ जाएगा बच्चों। नेक्स्ट 21 नंबर क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको 21, 22, 23, 24 ये सारे क्वेश्चन एक चीज पर बेस्ड हैं, वो पहले बता देता हूँ आपको कि जब अपने रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस किया था तो तब अपने एक चीज पढ़ी थी वहां पर कि यहाँ पर एक्सेलरेशन होता है, वो एक्सेलरेशन 3 टाइप का होता है। ठीक है, रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस का जो एक्सेलरेशन बनता है वो 3 कंपोनेंट से मिलकर बनता है। अब वो 3 कंपोनेंट कौन कौन से हैं वो देख लो आप यहाँ पर कि ये वाले जो कंपोनेंट, तो रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में एक्सेलरेशन 3 टाइप का होता है और ये वाला फॉर्मूला मैंने आपको करवाया हुआ है कि a डैश इज इक्वल टू a माइनस 2 ओमेगा क्रॉस v डैश और प्लस में ओमेगा क्रॉस r। तो यहाँ पर मैंने बताया हुआ है कि a डैश वेक्टर जो होता है वो होता है एक्सेलरेशन इन फ्रेम r, यानी रोटेटिंग फ्रेम में एक्सेलरेशन कोई भी पार्टिकल है। ठीक है, ए वेक्टर जो होता है वो होता है एक्सेलरेशन इज एस फ्रेम, जो कि स्टेबल या रुका हुआ फ्रेम है उसके अंदर एक्सेलरेशन की वैल्यू। और -2 ओमेगा क्रॉस वी डैश होता है कोरियोलिस एक्सेलरेशन, यानी कि यहाँ पर एक फोर्स लगता होता है जो स्यूडो फोर्स होता है जिसको कोरियोलिस फोर्स बोल देते हैं, और वो फोर्स इस एक्सेलरेशन के कारण जनरेट होता है। और ये फोर्स क्यों जनरेट होता है? ये नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जनरेट होता है और उनके रोटेशन के कारण जनरेट होता है। ठीक है, और वी डैश की वैल्यू यहाँ पर, वी डैश की वैल्यू अपने कैलकुलेट की थी वी वेक्टर माइनस ओमेगा क्रॉस आर, इस प्रकार से एक फॉर्मूला निकाला था, वो आप पूरा रिवाइज कर लेना जो पहली वाली वीडियो है। और लास्ट में जो होता है माइनस ओमेगा क्रॉस आर, ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है। ठीक है, क्योंकि जो भी इसमें ऑब्जेक्ट है वो क्या कर रहा है, सॉरी फ्रेम है वो क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, तो एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लगता है। ठीक है, तो जो एक्सेलरेशन है इसमें टोटल वो 3 कंपोनेंट से मिलकर बनता है। अब दोबारा देखो आप कि यहाँ पर अगर अपने मैं बात करूँ पहले वाले क्वेश्चंस की, तो आपने ये फॉर्मूला पढ़ लिया। अब नेक्स्ट जो सारे क्वेश्चंस है इसी फॉर्मूला पर बेस्ड है। देखो क्वेश्चन नंबर 21 आपके पास, हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों, कोरियोलिस त्वरण का सूत्र होगा फॉर्मूला ऑफ कोरियोलिस एक्सेलरेशन। तो अभी आप पढ़ के आए हो, जो सी नंबर ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन होगा, ए सी इज इक्वल टू -2 ओमेगा क्रॉस वी डैश। हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट चलो, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि 22 नंबर, अब केंद्रीय त्वरण का सूत्र होगा, मतलब फॉर्मूला ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन यहाँ पर क्या है, माइनस ओमेगा क्रॉस आर, माइनस का ध्यान रखना आप यहाँ पर। तो जो ए ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 22 नंबर का। 23 नंबर देखो कि कोरियोलिस बल का अधिकतम मान होगा। ठीक है, इसको करवाने से पहले 1 मिनट इसको मैं रफ कर दूं, यहाँ पर जगह खाली कर दूं। देखो यहाँ पर पूछा कोरियोलिस बल, कोरियोलिस फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। तो देखो आप कोरियोलिस फोर्स अगर मैं यहाँ पर लिखूँ तो ये होता है -2m ओमेगा क्रॉस वी डैश वेक्टर। 23 और 24 नंबर क्वेश्चन दोनों इसी पर बेस्ड हैं, यहाँ पर भी वेक्टर। तो एफ सी वेक्टर अगर मैं इसको ओपन करूँ तो -2m ओमेगा वी, और यहाँ पर आ जाएगा साइन थीटा, और यहाँ पर आ जाएगा एन कैप, जो कि इन दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट से डायरेक्शन अपने को मिलेगी। तो अब देखो ये वाला जो कोरियोलिस फोर्स है ये मैक्सिमम कब होता है, जब साइन थीटा की वैल्यू पर ये डिपेंड करता है। तो साइन थीटा की वैल्यू मैक्सिमम कब होती है, जब थीटा आपका क्या हो, 90 डिग्री हो, तब साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाती है, 1 हो जाती है। और थीटा अगर 0 डिग्री हो तो साइन 0 की वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। तो आगे वाले दोनों क्वेश्चन आपके इसी पर हो गए हैं। ये वाला जो आपका है देखो
क्या है, कोरियोलिस बल का अधिकतम मान कब होता है, 90 डिग्री पर होता है, अभी अपने किया है। और न्यूनतम मान कब होता है, 0 डिग्री पर होता है। चलो भी दोनों क्वेश्चन आपके यहाँ पर कंप्लीट। ठीक है, आप में से कई बच्चे सोच रहे होंगे कि सर आप इतने सिंपल सिंपल क्वेश्चन लेके आए हो। देखो बच्चों, इसमें क्या है कि ये वाला जो टॉपिक है ना, इसमें अगर वो लेंथ क्वेश्चन दे कि कैलकुलेशन वाला, तो वो काफ़ी लेंथी हो जाता है। और आपको पता है आपके पास इस बार एग्जाम में 1.5 घंटे का टाइम है, और एमसीक्यू क्वेश्चन 40 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे, 40 से ज़्यादा ही होंगे। सारी यूनिवर्सिटीज़ में अलग अलग हिसाब है, लेकिन 40 मिनिमम होंगे ही होंगे। ठीक है, तो इतने क्वेश्चन में अगर आपको मान लो लेंथी भी दे दिया, तो फिर कंप्लीट कैसा होगा पेपर। तो इसी कारण आपको ऐसे क्वेश्चन आने के पूरे पूरे चांस हैं, क्योंकि कंपटीशन एग्जाम में भी ऐसे ही क्वेश्चन आते होते हैं। ठीक है, तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉर्मूला ऑफ कोरियोलिस फोर्स। अभी अपने पढ़ा फॉर्मूला ये वाला, कोरियोलिस फोर्स का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, एक बार और लिख लेते हैं अपने, एफ सी वैक्टर इज इक्वल टू -2m ओमेगा क्रॉस वी डैश वैक्टर। यानी कि जो आपका ऑप्शन नंबर ए है वो यहाँ पर क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 25 नंबर क्वेश्चन का। 26 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, पढ़ो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आपके पास। देखो, निम्न में से छदम बल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्यूडो फोर्स। स्यूडो फोर्स कौन सा है, पहला ऑप्शन है आभासी बल, सेकंड अपकेंद्रीय, तीसरा अभिकेंद्रीय, और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो देखो स्यूडो फोर्स, स्यूडो एक्सेलरेशन पढ़ा था ना आपने, ये एक्सेलरेशन इन रोटेटिंग फ्रेम ए डैश, तो उसमें क्या था, स्यूडो फोर्स मतलब कि आभासी बल कौन सा है, तो उसमें एक एक्सेलरेशन था सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सेंट्रीफ्यूगल तो नहीं था उसमें, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन था। तो वो एक एक्सेलरेशन क्या है, स्यूडो, और एक कोरियोलिस एक्सेलरेशन था। तो कोरियोलिस वाला तो यहाँ पर ऑप्शन ही नहीं है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन है आपका सेंट्रीपिटल फोर्स, यानी कि अपकेंद्रीय बल, मतलब जो बी ऑप्शन है वो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। पहला स्यूडो तो हो ही नहीं सकता, स्यूडो तो उसने पूछा ही है, सेंट्रीफ्यूगल अपने पढ़ा ही नहीं, डी ऑप्शन हो ही नहीं सकता, तो मतलब सेंट्रीपिटल। नेक्स्ट है 27, आभासी बल है स्यूडो फोर्सेस, इसमें से स्यूडो फोर्स कौन सा है, सेंट्रीपिटल, कोरियोलिस, फोर्स इन एक्सेलेटेड फ्रेम, या फिर ऑल ऑफ अबव। तो आप एक चीज यहाँ पर देखो, मैं दोबारा आपको दिखाऊंगा, ये वाला आप दोबारा देखो, यहाँ पर एक्सेलेरेशन इन एस डैश फ्रेम है, तो इस एक्सेलेरेशन के कारण एक फोर्स लगेगा, इस एक्सेलेरेशन के कारण क्या लगेगा, एक फोर्स लगेगा। ठीक है, एम ए वो फोर्स हो जाएगा, और इस कोरियोलिस एक्सेलेरेशन के कारण भी फोर्स लगेगा, वो हो जाएगा -2m ओमेगा क्रॉस वी डैश, कोरियोलिस फोर्स बोल देते हैं। और इस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के कारण भी एक फोर्स लगेगा, ये हो जाएगा -m ओमेगा क्रॉस r। ठीक है, m से मल्टीप्लाई। तो ये तीनों ही फोर्स उसमें जो ऑप्शन आपका उसमें गिवन है, आप देखो ये वाला ऑप्शन 27 नंबर क्वेश्चन अपने पढ़ रहे थे। अपकेंद्रीय बल सेंट्रीपिटल फोर्स है, कोरियोलिस फोर्स, और फोर्स इन एक्सेलरेटेड फ्रेम है। ठीक है, तो इसका मतलब जो ऑप्शन नंबर डी है अपने पास वो बिल्कुल राइट यहाँ पर ऑप्शन है, यानी कि यहाँ पर ऑल ऑफ दी डी ऑप्शन आपका बिल्कुल बच्चों क्या है, करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पर। समझ आई बात। फिर आते हैं 28 नंबर क्वेश्चन पर। 28 नंबर क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है, तो 28 नंबर क्वेश्चन देखो आप कि उत्तरी गोलार्ध में गिरते पिंड का विस्थापन होगा। ये भी बहुत अच्छे तरीके से आपको क्वेश्चन करवाया हुआ है, जब मैंने थ्योरेटिकल वाला टॉपिक करवाया था। तो आपसे फिर मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जो मेरी थ्योरी वाली वीडियोस हैं, लगभग 22 वीडियोस हैं आप इस यूनिट की, तो वो जरूर देखो आप, तभी आपके सारे क्वेश्चंस आपको समझ आ पाएंगे। क्योंकि यहाँ पर मैं एक एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने लग गया तो यही वीडियो 1-1.5 घंटे की बन जाएगी। ठीक है, तो अपने को तो प्रैक्टिस करनी है, अब एग्जाम का टाइम नज़दीक है, तो प्रैक्टिस अपने इसी तरीके से कर सकते हैं कि द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट फॉलिंग इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज। उत्तरी गोलार्ध में गिरते हुए पिंड का विस्थापन कौन सी दिशा में होगा, उत्तर की ओर, पूर्व की ओर, दक्षिण की ओर, पश्चिम की ओर, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट। तो अब देखो, जब भी अपने नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात करते हैं तो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि अर्थ जब रोटेट करती है तो इसके 2 हेमिस्फीयर होते हैं, एक ऊपर वाला नॉर्दर्न, नीचे वाला साउदर्न हेमिस्फीयर होता है। यहाँ पर नॉर्थ पोल है, यहाँ पर साउथ पोल होता है। तो अगर अपने यहाँ पर अर्थ की तरफ कोई ऑब्जेक्ट को नीचे फेंकें तो अर्थ के रोटेशन के कारण वो अपनी एक्चुअल पोजीशन में ना गिर के वहाँ से क्या वो गिरता है, थोड़ा साइड में गिरता है। तो जब अपने क्या कर रहे हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आए, तो मैंने आपको कहा था
कि ये लेफ्ट हैंड साइड में गिरेगा आपके, अगर आप ऑब्जेक्ट को देख रहे हो कि आप अपने सामने से फेंक रहे हो तो आपकी लेफ्ट हैंड साइड। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड कौन सी होगी कि अगर मैं यहाँ पर, ये नॉर्थ है और आप इधर मुंह करके खड़े हो, ठीक है, साउथ की तरफ, तो अब आपको क्या है कि जो ईस्ट वाली डायरेक्शन है इस डायरेक्शन में आपको दिखेगा। तो जो इसका ऑप्शन है ईस्ट, ये वाला ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। समझ आई बात इतनी? ठीक है। फिर नेक्स्ट है इरोजन ऑफ सॉइल ड्यू टू रिवर्स फ्लो इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, यानी उत्तरी गोलार्ध में जो नदी के कारण कटाव होता है वो कौन सी डायरेक्शन में होता है। ठीक है, तो इरोजन ऑफ सॉइल वो कौन सी डायरेक्शन में होता है, तो ये भी आपको मैंने करवाया था और उसमें फॉर्मूला भी आपको निकाल के बताया था कि कैसे होता है। तो ये हो जाएगा राइट डायरेक्शन में, ये क्या हो जाएगा, राइट डायरेक्शन में हो जाएगा। फिर वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन पोल्स एज कंपेयर टू इक्वेटर, हिंदी में भी देख लेते हैं कि ध्रुवों पर प्रेक्षित गुरुत्वीय त्वरण का मान वास्तविक गुरुत्वीय त्वरण की तुलना में होता है। कि आप, ये तो 11th क्लास वाला क्वेश्चन आ गया कि ये अपनी अर्थ है, तो ये इसके क्या हैं, दो पोल्स हैं, ठीक है, और ये इसकी जो लाइन होती है ये कौन सी होती है, इक्वेटर होता है अर्थ का। और जो अर्थ की ये वाली रेडियस है, ठीक है, आर ई, इसको इक्वेटोरियल रेडियस बोल देते हैं, ठीक है, आर ई। और ये वाली जो रेडियस है या ये वाली ऊपर, इसको आर पी बोल देते हैं, पोलर रेडियस। और जो आर पी की वैल्यू होती है वो इक्वेटर से थोड़ी कम होती है और इनके बीच अप्रोक्सीमेट 43 किलोमीटर का फ़र्क होता है, जहाँ तक मुझे याद है 43। लेकिन आप ये चीज़ याद रखो कि इक्वेटर वाली रेडियस बड़ी होती है और पोल वाली क्या होती है, छोटी होती है रेडियस। तो इसी कारण यहाँ पर जो पोल्स हैं इस पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इस इक्वेटर के कंपैरिजन में क्या होता है, ज़्यादा होता है। क्या होता है, ज़्यादा होता है, क्योंकि ये नज़दीक है थोड़ी, क्योंकि आपको पता है G इज इक्वल टू जी एम अपॉन में क्या होता है, आर स्क्वेयर होता है। तो अब आर की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी जी की वैल्यू उतनी कम होगी। तो अब देखो पोलर वाला छोटी वैल्यू है, यहाँ पर छोटी वैल्यू होगी तो ये वाली बड़ी होगी, और यहाँ पर इक्वेटर वाला क्या है, बड़ी वैल्यू है तो यहाँ पर बड़ी होगी, तो ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिक छोटी हो जाएगी। तो इसी कारण पोलर वाला यानी जी पी जो होता है वो क्या होता है, जी इक्वेटर से क्या होता है, ज़्यादा होता है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है, मोर होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या आ जाएगा, आपका राइट आंसर आ जाएगा। और मैक्सिमम भी पोल्स पर ही होता है, ठीक है। तो ये थी बच्चों आपकी आज की वीडियो, मुझे उम्मीद है आपको पसंद आई होगी और क्वेश्चंस भी आपको अच्छे लगे होंगे। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना और अपने एग्ज़ाम्स की आप तैयारी करते रहो, आपके एग्ज़ाम बहुत बढ़िया हो, यही मेरी भगवान से दुआ है, ठीक है। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो, या फिर टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पर डिस्कशन वाला ग्रुप बना रखा है, उसमें आप मैसेज डाल सकते हो। और जो उसका लिंक है वो मेरे चैनल की जो डिस्क्रिप्शन है, मतलब जहाँ पर फिजिक्स बाय नवदीप सर लिखा है उसके नीचे लिखा हुआ है, वहाँ पर ओके करे हुए तो आपको एक पेज खुल जाएगा, उस पर मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक भी दिया हुआ है और डिस्कशन ग्रुप का लिंक भी दिया हुआ है, वो आप ज्वाइन कर सकते हो। और टेलीग्राम चैनल पर मैं पीडीएफ भी इसके डाल दूंगा जो ये वाला सारा करवाया हुआ है, तो यहाँ से आप दोबारा इसकी तैयारी कर सकते हो। तो आज की वीडियो में बच्चों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे प्यारे बच्चों।